नमस्कार मित्रों, बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खास कार्यक्रम है, खास लोग हैं और खास इसलिए भी है क्योंकि बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस यही तो जिंदगी है। सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया। जिनके पास रुपया होता है वो भी उसकी कीमत समझते हैं और जिनके पास नहीं होता वो तो कुछ ज्यादा ही समझते हैं। तो ये साल भर हम लोग लगातार ये चर्चा करते रहे कि ये रुपया कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे हो रहा है। ये डॉलर के हिसाब से जैसे जैसे गिर रहा है, क्या इसके साथ देश की इज्जत भी गिर रही है क्या? ऐसा सुना था मैंने एक जमाने। अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं, या गरीब लोगों को 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। इकोनॉमी हो रही है, मेक इन इंडिया हो रहा है, इंडिजिनस डिफेंस सेक्टर हो रहा है, एक्सपोर्ट पे काम हो रहा है, इंपोर्ट पे काम हो रहा है। और एक वो हमारे नीरज जी हैं, उनके मित्र हैं ट्रम्प साहब, वो अपनी इकोनॉमिक्स चलाते रहते हैं। टैरिफ को लेकर अभी तक चल रहा है, हम सोच रहे हैं इस महीने होगा, अगले हफ्ते होगा, कुछ होगा। तो ये सब करते करते दिसंबर आ गया और दिसंबर का भी आखिरी हफ्ता आ गया और 2025 बीत रहा है। तो इस सब पर कि दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर यानी 2025 में कैसा बीता है ये फाइनेंशियल ईयर, इसके क्या मायने हैं। बहुत सारे आईपीओज भी आए, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हुए, बहुत सारे स्टार्टअप बंद भी हुए। मनरेगा की भी अभी नई चर्चा हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी बड़ी बात हुई, उसको लेकर भी चर्चा हुई। पैसा कैसे आ रहा है राजनीति में, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो हमने कहा ये बड़ा विषय है तो इस पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे धुरंधर, आजकल धुरंधर बड़ी हिट हो गई, तो धुरंधर हमारे भी हिट है, नीरज वाजपेयी साहब। वो हमेशा ही हिट रहते हैं, वो फ्राइडे का इंतजार नहीं करते। तो धुरंधर नीरज वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं। उनका जो शो है द आयन शो, वो हमेशा ही हिट रहता है, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। तो उसको भी हम लोग देखते रहते हैं, उस पर चर्चा करते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। कार्यक्रम हम आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन आपको साल भर जैसे हमने परेशान किया था, हमने सोचा अब इस हफ्ते भी क्यों छोड़े। हमारी बिटिया हमें कहती है, एक बार उन्होंने पूछा किसी ने कि विजय जी आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। तो हम कुछ बोलते उससे पहले हमारी बिटिया है, उन्होंने कहा नहीं ये तो खून पीते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो हमने सोचा कि जब इतने ब्रांडेड हम खून पीने वाले हैं तो क्यों छोड़ा जाए नीरज जी का भी खून पीना। बिल्कुल। वैसे भी देश में किसी न किसी का कोई ना कोई खून पी ही रहा है। हाँ ये हाँ भी एक बिल्कुल सर, तो ये खून कमी नहीं पीने है सर, अपने खून अपने पीने स्तर से हर आदमी। तो खून पीने की ये जो कथा है श्री भागवत पुराण, इसका अंतिम अध्याय आप सुनाइए। देखिए, गरुड़ पुराण में बहुत तरह तरह की सजाएं लिखी हुई हैं कि आप क्या कर्म करेंगे तो वैसी सजा आपको मिलेगी। तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ते रहते हैं और लेकिन हम लोग जो ना कि शॉर्ट मेमोरी वाले होते, कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो ये कॉमन बीमारी होती है। लेकिन विषय विजय जी आज ये है कि साल 2025 बीत गया और बहुत उथल पुथल वाला ये साल रहा। बहुत मतलब आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उथल पुथल थी, राजनीतिक भी रही बहुत। पूरी दुनिया में ट्रम्प जब से आए उसके बाद उन्होंने तहलका मचा दिया, एकदम पूरी दुनिया को हिला दिया। जिसने कहते हैं कि एक बात तो परमानेंट कह सकता हूं मैं इस 2025 के बारे में कि ट्रम्प ने बिजनेस करने के तरीके को परमानेंटली चेंज कर दिया है, पूरा बदल दिया। हाँ मतलब वो चेंज हो गया। मतलब अब आप टैरिफ के थ्रू उन्होंने जो किया पूरे दुनिया के सिस्टम को उन्होंने बदल दिया है। तो रूल्स चेंज कर दिए उन्होंने, अब नए रूल्स के हिसाब से आपको गेम खेलना पड़ेगा। तो दुनिया की बात हम लोग करेंगे, लेकिन अपने देश में भी अगर आप देखें तो 2025 में आर्थिक दृष्टि से बहुत सारी चीजें बदली हैं और आगे भी बहुत तेजी से बदलेंगी। तो मोटे तौर पे अगर आप देखें तो 2025 का साल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। इंडेक्स लेवल पे आपको कैलेंडर ईयर में तो दिख जाएगा कि हाँ वो रिटर्न थोड़ा दिख रहा है, बट वो दरअसल भ्रम है। अगर आप उसको पिछले साल के सितंबर से कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल सिफर है, कुछ नहीं, जहां वहां तो वहां अभी भी है, बल्कि थोड़ा उससे नीचे ही होगा 0.3%। तो इन्वेस्टर को कोई फायदा, कोई रिटर्न इस बार नहीं बना है, लार्जली ये तस्वीर बन रही है। तो मार्केट वाले जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए तो 2025 बुरा था, बीत गया। अच्छा चलो अब 26 में देखेंगे।
इकोनॉमी के लिए भी अगर अपना साल आप देखें तो पिछले 2-3 महीने आप कह सकते हैं कि थोड़े ठीक रहे, लेकिन ज्यादातर समय हमारा खराब ही गया है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो नंबर आया जीडीपी को, वहां एक उम्मीद की किरण जगती है, लेकिन उससे पहले तकलीफें थी। और वो तकलीफें इसलिए थी कि इलेक्शन के बाद से जो स्लो डाउन आया था इकोनॉमी में, वो रिकवर होने में बहुत समय लगा, लगभग 1 साल मान लीजिए आप। फिर वहां से वो रिकवरी अब दिख रही है। अभी उस पर भी चर्चा करें कि वो नंबर को कैसे देखना चाहिए। तो इकोनॉमी वाइज साल जाते जाते कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा साल का, कैलेंडर ईयर का खराब ही था। तीसरा, हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों के हाथ में पैसे आए जिससे वो खर्च करें। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो इनकम नहीं बढ़ी है लोगों की, आम आदमी की या कॉरपोरेट में भी जो नौकरी कर रहे हैं उनकी इनकम में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन के थ्रू थोड़ा सा उनको रियायत मिल सकती है। आप 100 रुपए कमा रहे थे, अभी भी 100 रुपए ही कमा रहे होंगे, लेकिन जो चीज पहले 90 रुपए में खरीदते थे वो हो सकता है 85 रुपए में खरीद रहे हो, इतने से ज्यादा रियायत आपको नहीं हुई है। तो इसलिए कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत चेंज नहीं हुआ इस साल। तो 2025 को इसी नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन 2025 बहुत सारी उम्मीदें जगाता है आपके लिए, क्योंकि जो चेंज किए हैं सरकार ने वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो सबसे बड़ा चेंज उन्होंने किया, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को टैक्स में जो रियायत दी गई, मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, वो एक अच्छा कदम था सरकार का कि आप 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देंगे और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दें तो 1275 होता है। क्योंकि जिस देश के 90% लोगों की आमदनी उस ब्रैकेट में आ गई, बल्कि और 95% में आप ले सके, तो उनको एक राहत तो मिली कि चलो हमारे हाथ में कुछ डिस्पोजेबल इनकम आई जहां पर टैक्स नहीं लगेगा। तो वो एक बड़ा कदम सरकार ने लिया। हालांकि उसका बहुत इंपैक्ट अभी तक नहीं आया, अब आएगा आगे, ये उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरा बड़ा इकोनॉमिक फैसला जो उन्होंने जीएसटी कट करके लिया वो था, जो आम आदमी के हक की बात में कर रहा हूं, इकोनॉमिक डिसीजन तो अलग थे। दूसरा ये था कि जीएसटी रेशनलाइज किए गए। जो शुरू से कहा जा रहा था कि 2 रेट रखिए, अब वो नहीं माने कि नहीं पहले हम प्रयोग करेंगे, मतलब हमारे यहाँ प्रयोग बहुत होते हैं, तो प्रयोग करते करते 6-7 साल निकाल दिए। अब समझ में आया कि नहीं 2 ही रेट रखने चाहिए। वो 2 रेट से भी रियायत मिली। हालांकि ग्राउंड में उतना ट्रांसलेट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ। चैनल चेक मेरा कह रहा है कि ग्राउंड पे उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन चलो अच्छा हुआ, लॉन्ग टर्म में करेगा। तो 2 ये फैसले आम आदमी के हक में इकोनॉमी में किए गए और इनका इंपैक्ट बहुत लॉन्गर टर्म में पड़ेगा। तीसरा जो एक बड़ा इकोनॉमिक फैसला आरबीआई ने किया, वो आम आदमी को डायरेक्टली तो नहीं लगा, लेकिन इनडायरेक्टली आम आदमी के लिए है कि इससे पहले जो शक्तिकांता दास जी थे उन्होंने बहुत सख्ती कर दी थी, मतलब इतना हेडमास्टर टाइप के हुए थे कि उन्होंने कुछ करने नहीं दे रहे थे बैंकों को। इन्होंने आके उसको ईज किया, तो जिससे जो क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन ग्रोथ हमारी गिर गई थी एकदम, अब वो रिकवर होना शुरू हुई है। अभी जो लेटेस्ट डेटा हम लोगों ने देखा तो उस 11.3% पे आ गई है, वो एक अच्छा कदम। तो इनडायरेक्ट है, लेकिन उसको भी आप मान के चलिए कि बिजनेस के लिए, आम आदमी के लिए किया। तो ये 3 बड़े फैसले इस साल सरकार और आरबीआई ने मिलकर किए, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो वो फैसले मैं कहूंगा अच्छा है, लेकिन उनका असर आने में लगेगा समय, क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजन से ये ओवरनाइट बहुत ज्यादा असर नहीं करते हैं। इसके अलावा सरकार ने अपने छोटे मोटे डिसीजन लिए, उनसे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन एक बड़ा असर जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया वो है टैरिफ का। अमेरिका के लिए हम, यस वो बहुत बड़ा है। देखिए अमेरिका के लिए हम शायद उतने महत्वपूर्ण इकोनॉमी नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। फर्क समझिए आप, वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम $4 ट्रिलियन के हैं। उनके यहाँ हमारा इतना बड़ा बाजार है, वो उनके यहाँ $90,000 की पर कैपिटा इनकम है और हमारी 3,000 है। 30 गुना हमसे बड़े हैं वो। तो उनके यहाँ हम अगर माल न बेच पाए तो ये हमारे लिए नुकसान ज्यादा है, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो तो हमारे जैसे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे पीनट टाइप का है उनके लिए। तो ट्रेड डील ना होना हमारे लिए ज्यादा नुकसान है, उनके लिए कम। हम लोग ये बार बार कहते हैं कि नहीं होगी ट्रेड डील या नहीं हो रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भाई, बहुत फर्क पड़ेगा। वो ट्रेड, अब हम न्यूजीलैंड से, कतर से और पता नहीं कहां से आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, हमारे लिए उनका इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है उसके साथ मेरी ट्रेड डील होनी चाहिए, क्योंकि हम तो माल वहां बेचेंगे ना, सबसे बड़ा कस्टमर तो वहां पे है ना। मतलब 30 गुना ज्यादा आपसे अगर उसकी पर कैपिटा है तो आप उसकी हैसियत को अंदाजा लगा सकते हैं।
तो वो जो एक जिसको कहते हैं ना बादल मंडरा रहे हैं, वो कभी सॉल्व होता दिख नहीं रहा मुझे अभी, क्योंकि बातचीत होती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है। बयान ये आते हैं कि क्लोजर टू डील, और फिर वो एक 15 दिन का सन्नाटा हो जाता है। तो वो एक सबसे बड़ा जिसको कहते हैं रोड ब्रेकर है, हेडविंड है, उसका सॉल्व होना इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। भैया जी, मार्केट में, इकोनॉमी में, बिजनेस में अनिश्चितता पसंद नहीं की जाती है। आप मुझे एक निश्चित तौर पे बता दें कि आपके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, ये नियम है, और वो नियम 10 साल तक नहीं बदले जाएंगे, मैं बेस्ट बिजनेस करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये कभी भी बदल सकते हैं, तो उससे तो फिर मैं थोड़ा सा हिकअप आ जाएगा, मैं फुल फ्लेजेड काम ही नहीं करूंगा, मुझे डर लगा रहेगा कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो बिजनेस को अनिश्चितता नहीं पसंद है, और ये अनिश्चितता टैरिफ की वजह से बनी हुई है। वो सॉल्व करना इस सरकार के मेरे ख्याल में टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो बिना सॉल्व हुए ग्रोथ मुश्किल है। ये तो तो ये एक बिग पिक्चर है जी। ट्रम्प साहब के टैरिफ पर ही पहले बात करते हैं, बाकी मैं बात हम्म, करूं। क्या हम्म। दिक्कत क्या है? क्या सरकार कामयाब नहीं हो रही, या ट्रम्प साहब की जिद ही ऐसी है कि उसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्योंकि मैं यूएस में जो फाइनेंस स्कोर ये सारी चीजें देख रहे हैं सरकार की तरफ से भी, वो कह रहे थे कि भाई भारत ने हमें सबसे अच्छी डील दी है, तो फिर भी क्यों नहीं हो रही ये टैरिफ का जो मसला, क्यों नहीं हल हो रहा? केवल रशिया के पेट्रोल ऑयल की बात है, या कुछ और मसला है? नहीं, देखिए, रशिया का जो ऑयल मामला, वो तो दबाव बनाने का एक टैक्टिक्स है। और जो ये बात कहीं से मैंने भी सुनी थी कि बहुत बहुत अच्छी डील हमको भारत ने दी है। अब मैंने तो पढ़ा नहीं, वो सुनाई दिया था इसे कि वो क्या अच्छी डील है, अगर अच्छी डील थी तो हो जाती। हो तो उस जाता। बयान को मैं बिल्कुल बस ऐसे सुन लेने और भूल जाने वाली बात है। अमेरिका ये चाहता है, अंतिम जो हम लोगों को समझ आई थी बातचीत की, कहाँ बात अटक रही, वो चाहते हैं कि आप इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट उनके लिए खोलें, एग्री प्रोड्यूस का मार्केट खोलें। वो यहाँ पे मक्का बेचना चाहते हैं, वो यहाँ सोयाबीन बेचना चाहते हैं, वो यहाँ डेयरी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। उसके लिए आप मार्केट खोलिए, क्योंकि उनके यहाँ ये भरपूर प्रोडक्शन है, उनको बेचना है। अभी उन्होंने चाइना के साथ सोयाबीन की बहुत बड़ी डील की, चाइना इस पे एग्री भी हो गया है कि वो जी। खूब खरीदेगा, तो उनका समझौता हो रहा है। हमारी दिक्कत ये है, शायद मेरे हिसाब से जितना हमको समझ में आ रहा है, कि हम लोग एग्री खोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो पॉलिटिकल है। वो खोलने से सरकार को राजनीतिक दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो डील फंस गई वहां पे। क्योंकि उनके लिए आप और क्या है, मतलब उनके लिए जो कपड़े लगते हैं, या जेम्स एंड ज्वेलरी आप बहुत भेजते हैं, फिशरीज का आइटम, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना उनके पास, तो उनको उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया से कपड़ा मंगा लेंगे, पूरा बांग्लादेश से, वियतनाम से ज्यादातर मंगा लेंगे वो। आपका जो सी फूड वाला प्रोडक्ट है, वो जापान से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए 20 देश खड़े हुए हैं बेचने के लिए, तो उनकी मजबूरी नहीं है कि वो हमारे साथ एकदम मरे जा रहे हैं टर्म्स पे डील करने के लिए। हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो डील फंस रही। अब एग्री प्रोडक्ट हम खोल नहीं सकते, क्योंकि सरकार के लिए वो एक पॉलिटिकल इश्यू हो जाएगा। तो मुझे लगता है डील वहां पे अटक रही है, और ट्रम्प ने इसको बहुत अच्छे तरीके से भांप लिया है कि डील मेरे लिए नहीं, भारत के लिए जरूरी है। इंडिया तो के लिए अब इस जरूरी। पे वो अड़ गए हैं। और 25% जो रशिया वाला है, देखिए वहां पे उनका एक डबल स्टैंडर्ड भी है यूएस का, कि वही तेल प्रोसेस करके हम आपको बेचते हैं, हाँ, उसको वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप उधर से क्यों ले रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ लगभग बंदी समझ लीजिए, हो सकता है बहुत थोड़ा बहुत आ रहा हो, फिर भी वो 25% नहीं हटा रहे हैं। तो थोड़ा सा माइट वाली बात भी है कि भाई जिसकी लाठी उसकी, बहुत ताकतवर देश है, नहीं हटाएंगे तो आप क्या कर लेंगे। तो वो भी एक सिचुएशन है वहां पे, कि वो इस समय थोड़ी दादागिरी भी दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए डील शायद मुझे लगता है वहीं पे फंसी हुई है, और वो कैसे सॉल्व होगी, चूंकि सरकार को इस पे कम्युनिक देती नहीं है कि क्या बातचीत हो रही है, किस तरह हो रही है। तो गेस मेरा ये है, या अंतिम सूचना मिलने तक जो खबरें निकल के आ रही थी, कि वहां पे डील थोड़ी सी अटक रही है। सर, एक आपने कहा बड़ा रिफॉर्म, इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट देना, और आपने कहा कि 90% लोग या 95% लोग इसके उसमें आ जाते हैं, दायरे में आ जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है या खराब बात है, ये मैं समझना चाहता हूँ कि 95% लोग यदि 12 लाख के रिबेट के अंदर आ रहे हैं, तो हमारे देश की इकोनॉमी और लोगों की हालत क्या है? दो दो प्रश्न हैं आपके इसमें छुपे हुए। जो पहले छुपा हुआ प्रश्न है, मैं उसका जवाब दे दूं कि अगर 90% लोग उस कैटेगरी में आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, आपकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट बात है आपकी, ये तो डेटा है, ये हमारे आपके मन की बात नहीं है। कि
ज्यादातर लोग 90% लोग जो मैं कह रहा हूँ कि 12 लाख कैटेगरी के अंदर ही आ जाएंगे। तो टैक्स भी तो अपने यहाँ 2-3-4% लोग, 6% लोग शायद इनकम रिटर्न फाइल करते हैं, और रियल इनकम टैक्स भरने वाले 2-3% लोग हैं। तो वो उसी डेटा से क्लियर हो जाता है। तो जब आपकी पर कैपिटा इनकम $2,800 $3,000 है, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है वो एकांगी है, यानी कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसे जा रहे हैं, ज्यादातर लोगों के पास कम पैसे आ रहे हैं। ये एकदम फैक्ट है, इसमें कोई इंकार ना, कोई सरकार इंकार कर सकती है ना कोई, डेटा है। इनकम टैक्स का ही डेटा देख लो आप। ये एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या से सरकार को किसी तरीके से जूझना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। क्योंकि अगर 90% लोग आपके 12 लाख के अंदर ही आ गए तो एक समस्या होगी, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्शन अगले साल होगा इनकम टैक्स का, वो चैलेंज होगा कि आप कैसे करेंगे। ज्यादातर लोग तो आपने बाहर ही कर दिए, क्या फिर वो वाली एक कहानी चलेगी कि अमीरों से ही ज्यादा वसूला जाएगा, वो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। तो पहला प्रश्न आपका जो छुपा हुआ क्वेश्चन था, उसका जवाब तो बिल्कुल सही है कि इकोनॉमी हमारी और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि हम जब तक 10-12 हजार पर कैपिटा इनकम पे नहीं पहुंचते, हमारे लिए समस्या रहेगी। 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ेगा, ये तो एक फैक्ट है। अब ये अच्छा कैसे, चलो जो लोग उसके अंदर आ ही गए हैं उनके हाथ में कुछ पैसा, मतलब मेरे हम लोगों ने गणित लगाई थी जब बजट का, तो 60-70 हजार रुपए बच रहे थे टैक्स की वजह से, तो वो उसको अपने जीवन को ऊपर उठाने में, चीजें खरीदने में खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है विजय जी, वो कैच ये है कि 2028 में, 27 में आगे रिपोर्ट आई है, 28 में वो लगेगा पे कमीशन। चर्चा चली रही है, और 2029 में चुनाव, तो उससे पहले पे कमीशन लग जाएगा, ये आप मान के चलिए। आमतौर पे वेज बोर्ड की जो रिपोर्ट्स होती है उसमें तमाम गणित परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद नतीजा ये निकलता है कि करंट सैलरी से 25 से 30% का इजाफा होता है, हो जाएगा। तो जैसे ही वो इजाफा होगा तो सरकारी कर्मचारी, ये जो 12 लाख वाली छूट, इससे बाहर हो जाएंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो सैलरी ब्रीच कर जाएगी, वो फिर टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। तो फिर से क्या दोबारा टैक्स की लिमिट बढ़ाई जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो बहुत लंबे समय तक एंजॉय करना मुश्किल, 2-3 साल तो कर सकते हैं, वो सरकार के लिए चिंता है, क्योंकि उसका शायद बजट ही 9 लाख करोड़ होगा जो बोझ आएगा, तो उसके इंतजाम भी करना है। टैक्स में आ ही जाएगा, वो आएगा ही, टैक्स नेट में आएगा, और प्लस सरकार का खर्चा बढ़ेगा। सो ये जो 1275 की बूम है, इस शायद यही वजह है कि लोगों को थोड़ा सा शक है या कंजर्वेटिव है, संकोच है, इसलिए वो खुल के खर्च नहीं कर रहे हैं। कंजम्पशन की रिपोर्ट हमें उतनी अच्छी नहीं मिल रही ग्राउंड पे कि जीएसटी कट या इनकम टैक्स कट की वजह से धुआंधार बाइंग शुरू हो गई हो। आप किसी भी मॉल में जाके देख लीजिए, चैनल चेक करेंगे आप, मॉल में जाइए, मार्केट में जाइए, तो हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें जो है, खाने पीने की, होटलों में, ट्रेवल में, यहाँ तो भीड़ दिखेगी, लेकिन गुड्स वाले में ज्यादा भीड़ आपको नहीं दिखती है। उसका कारण ये कि लोग थोड़ा सा बैक स्टेप में है, क्योंकि इससे पहले वो एक बहुत बुरे समय का दौर देख चुके हैं कोविड टाइम में, तो वो एकदम खुले हाथ खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों आपके जो सवाल थे वो इसमें छिपे हुए हैं कि वो 1275 एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन उसको फुली एंजॉय शायद लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न अभी भी उतना मजबूत हम लोगों को नहीं दिख रहा है। इवन वाहन का डेटा अगर आप देखें तो ये जो महीना था गाड़ियों वाला फेस्टिवल, इसमें बहुत जोरदार तरीके से गाड़ियां बिकी थी, सॉलिड ग्रोथ आई थी। उसके बाद वो फिर थोड़ी सी नरम पड़ी है, वो ब्लिप मान लेते हैं कि उस समय हुई, अब नॉर्मलाइज हो रही है। तो अगले 1-2 महीने जो रहेंगे वो व्हीकल डेटा आपको बता देगा कि वो ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है या वो एक वन ऑफ था और अब फिर से नॉर्मलाइज हो रही है। एज ऑन डेट वहां डेटा बहुत इनकरेजिंग नहीं है। सर अब इसको दूसरा पक्ष देखते हैं। आपने कहा कि 90% लोग जो 12 लाख की फीस उसमें आ जाते हैं, 5% लोग मान लीजिए टैक्स दे रहे हैं, जो 3% 4% आप कह रहे हैं। अब इसके अलावा जो आपके मित्र हैं उसमें से ऐसा माना जाता है कि वो 90% टैक्स तो देते ही नहीं है, मतलब टैक्स नंबर में टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो इनकम है उसके इतने सारे ज्ञान आपने रास्ते खोल रखे हैं कि वो टैक्स देते ही नहीं है उस कमाई पर। मतलब वो नंबर ठीक होगा कॉर्पोरेट का, क्योंकि आप कहेंगे जीएसटी, टीएन, फलाना डब्बा सब कुछ लगा रखा है कि कोई इंडस्ट्री आप बिना टैक्स के नहीं कर सकते, लेकिन जो टैक्स देना चाहिए इंडस्ट्रीज को वो अपने जो भी सिस्टम है उसका 10% 20% देते हैं, ऐसा आरोप है। पहली बात।
दूसरी बात, फिर आप जो टैक्स की रियायत यहाँ तो सुनाते रहते हैं नीरज जी कि देखिए तुम्हारे लिए 12 लाख कम कर दिए। जो कॉर्पोरेट टैक्स का हिसाब किताब आप करते हैं, जो एनपीए का हिसाब आप करते हैं, उस सब का क्या होता है? बार बार ये करेक्ट। कहा जाता है कि भाई सोशल जो है सर्विस के लिए सरकार ने इतना पैसा दे दिया 80 लाख करोड़ लोगों को। जितना पैसा 80 करोड़ लोगों को दे दो, उतना तो 80 लोगों को दे देते हो आप एनपीए में। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप 2014 से, इन्हीं की सरकार के लिए 14 से लेके अब तक बहुत बड़ी मात्रा में राइट ऑफ हुआ है, ये पार्लियामेंट के अंदर जवाब भी दिया गया है। इसको विजय जी इस तरह से समझिए कि पहले एक एक करके लेते हैं कि टैक्स कम क्यों आता है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया, उसके बाद भी टैक्स वायंसी नहीं आई, या बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं हुआ। कैपेक्स मतलब नई फैक्ट्रियां लगाना, नए नए इन्वेस्टमेंट करना। जो उम्मीद थी उतना नहीं हुआ, वो हो तो रहा ही है, उतना नहीं हुआ, जबकि सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत किया, ये नहीं, उसको फैक्ट है। लोगों ने अपने फंड्स में और दूसरी जगह लगा दिया पैसा, कैपेक्स हाँ, की जगह। ये एक्चुअली तो जितने भी कॉर्पोरेट थे, वो जब ये पूरा व्यवस्था की जा रही तब वो अंडर यूटिलाइज थे। नॉर्मली जब 80% के आसपास आपकी फैक्ट्री कैपेसिटी में चलती है तो आप नई फैक्ट्री लगाने की सोचने लगते हैं और 90% पे लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जिस समय ये फैसला आया था उस समय वो 40, 50, 60% पे चल रही थी, तो इसका उन्होंने फायदा उठाया और फुल कैपेसिटी में चलाया। अब नया लगाने से पहले उनको चाहिए डिमांड। अब ये चिकन एंड एग वाली बात हो गई कि डिमांड आएगी तो मैं नई फैक्ट्री लगाऊंगा। वो कह रहे लगाओ, जो रोजगार दो तो डिमांड आएगी। अब इस झंझट में पड़ा हुआ सरकार कंपनियों को फोर्स नहीं कर सकती कि आप लगाइए। क्यों लगाए भाई, इतना महंगा आपने ब्याज कर रखा है। आप इंडस्ट्रियल लोन लेने जाइए, आपको दिखेगा। आपको इससे जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा रियल इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ ज्यादा है। तो उसको अगर आप लेके चलेंगे तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बनती है। तो कंपनियां जो टैक्स उनको देना चाहिए वो इसलिए भी नहीं दे रही क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया, बहुत नहीं किया। प्लस उनके पास तरह तरह के जो खर्चे हैं, हम लोगों ने बना रखा ना कि एक्सपेंडिचर आप दिखाइए, लॉस हो रहा आपको, जब लॉस ही हो रहा तो हम टैक्स कहां से देंगे। जीएसटी आप ले लीजिए, इनकम टैक्स हो ही नहीं रहा जब हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है विजय जी। गवर्नमेंट लेवल पे ही सोल्व हो सकती है कि आप एक नया तरीका ले गए, लेकिन अगर आप बहुत सख्त कर देंगे ये नियम कि नहीं आपने जितना रेवेन्यू बनाया उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो फिर बिजनेस के लिए नेगेटिव है। तो यहां पे मैं बेनिफिट ऑफ डाउट कंपनीज को दूंगा, क्योंकि आप कंपनियों से सरमाएदारी खुद नहीं कर सकते। सरकारी कंपनियां जैसे चल रही हैं फिर वैसे भी वो भी चलेंगी, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट उनको आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप खुद ही कर लो बिजनेस। आप ही कर रहे हो, बीएसएनएल चल रहा है, एमटीएनएल चल रहा है ना। ठीक है। तो एक वहां पे ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसका बेनिफिट ऑफ उनको मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपका था कि एनपीए, कि बड़े बड़े अमाउंट के एनपीएस हो रहे हैं और उनको राइट ऑफ किया जा रहा है और फिर वो एनसीएलटी में जाते हैं, कौड़ी के दाम कंपनी बिकती है। एकदम परफेक्ट है ये। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है विजय जी कि बैंक जो आपके हैं उनके लिए एनपीए राइट ऑफ करने के सिवा कोई चॉइस नहीं है। एक आदमी ने एक लोन लिया, फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री में नुकसान हुआ। अब वो वाली बहस अलग है कि नुकसान उसने जानबूझ के किया, घोटाले के लिए किया, कहते, लेकिन वो एंटिटी में लॉस हुआ और वो कंपनी अब सर्वाइवल में नहीं है, तो वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई। अब वो एनसीएलटी में जाएगी, तो लोन रिकवरी कैसे होगी, क्वेश्चन ये है। तो बैंकों के पास चॉइस ये है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी उसको बेच के जो मिले अपना अलग करो, या फिर उसको रिफाइनेंस करिए कि धंधा चलाने के लिए हम तुमको और पैसे देते, तुम चलाओ किसी तरीके से जिससे मेरा पैसा वापस आए। और ऐसा हो चुका है। यूपीए 1 के आखिरी समय से यूपीए 2 में भरपूर यही काम हुआ था कि सिक कंपनियों को, खराब कंपनियों को रिफाइनेंस किया गया कि आप धंधा चला। मैं इसको गलत प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, ये प्रयोग करके देखा गया और प्रयोग बुरी तरीके से सफल हुआ। उन कंपनियों ने वो पैसा भी सब डुबा दिया और अंत में भारी मात्रा में 9-10 लाख 15 लाख कितने करोड़ का एनपीए क्रिएट हुआ। और वो एनपीए 2014 से लेकर 2019 तक साफ होता रहा। अब वो खत्म हुआ तो चूंकि बिजनेस अब नए नए एनपीए भी क्रिएट हुए, ऐसा नहीं उसी समय के तब थे, इधर भी क्रिएट, तो वो बिजनेस साइकिल हो। तो वो वाला प्रयोग फेल हुआ कि आप रिफाइनेंस करके इस कंपनी को ठीक करें। इसीलिए शक्तिकांता दास ने एक्स्ट्रा टाइटनिंग कर दी थी। अब एक्स्ट्रा टाइटनिंग आपने की तो धंधा ही नहीं चल रहा हमारा। तो अभी जब नए वाले गवर्नर साहब आए तो उन्होंने ईज किया। पॉइंट यहाँ पे है कि अगर कोई कंपनी सिक हो रही है तो उससे वसूली कैसे होगी, जो कि जनता का पैसा है। जनता का पैसा मतलब बैंक का पैसा है। तो बैंक एक बिजनेस एंटिटी की तरह चल रहा है विजय जी। सिवाय इसके एनसीएलटी एक टूल बनाया गया, उसमें जाएं और जितनी मैक्सिमम रिकवरी हो वो करें।
अदरवाइज आपको ये एज बिजनेस यूजुअल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अगर कोई प्रमोटर जानबूझ के गड़बड़ कर रहा है तो ऑडिटर को पकड़िए, जो बैलेंस शीट हर साल करते हैं, ये जो टॉप 4 टॉप 6 कंपनियां हैं जो ऑडिट करती हैं, इन पे टाइट करना चाहिए कि आपने क्या देखा, आपने रेड अलार्म क्यों नहीं दिया। यहाँ पे प्रोसीजरल टाइटनेस की जरूरत है, वो करें कि आपको पहले 6 महीने में पता चल जाए कि भाई गड़बड़ चल रही, कुछ धंधा सही चल नहीं रहा है। ऑडिटर की बजाय क्या आप ज्यादा समझते, मुझे पता नहीं ये बैंक का लोन सिस्टम क्या है, क्या जब बैंक्स लोन देते हैं इतना बड़ा लोन, तो वो कंपनी की जो रिपोर्ट है उसका क्या प्रोडक्शन होगा, क्या ये सब चीजें नहीं देखते हैं? क्या आप उसमें फंस जाते हैं? तो अलग चीज है चुराना और रिपोर्ट बनाना, लेकिन ये देखते हैं। हाँ, ये जब भी कोई आप बैंक से इंडस्ट्रियल लोन लेने जाते हैं तो आपकी प्रॉपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जी। आप ग्रीन फील्ड के लिए लेके जा रहे हैं या ब्राउन फील्ड मतलब एक्सपेंशन और ग्रीन फील्ड मतलब नया प्रोडक्ट। जो भी आप लोन लेने गए हैं उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होती है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे बैंक के विशेष लोग जो इस कमेटी के होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो उसको एसेस करते हैं कि ये जिस धंधे के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, क्या ये धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, सर्वाइवल होगा कि नहीं होगा, ये सब प्रॉपर होता है। इसमें प्रोसीजरल फॉल्ट नहीं है। लेकिन जब लोन मिलने के बाद क्या वो आदमी वैसे ही काम कर रहा है, या मान लो कर भी रहा है और नहीं हो पा रहा उससे, उसने बड़ा बयाना ले लिया जो कि उसकी हैसियत से बाहर, तब फिर जो क्वार्टरली एनुअली आप ऑडिट करते हैं बैलेंस शीट, वहां पे रेड फ्लैग आ जाएगा कि देखिए ये कंपनी लगातार नुकसान कर रही है और ये इससे बिजनेस हो नहीं पाएगा, तो बैंक को वहां पे अलर्ट हो जाना चाहिए। बैंक 5 साल 8 साल इंतजार ना करें, साल 2 साल देख लें भाई, 3 साल देख लें, एक लंबा जेस्टेशन पीरियड देख लें। अलग अलग बिजनेस के पीरियड्स होते हैं, इंफ्रा पीरियड है तो आपको 7-8 साल वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट ही 8 साल में पूरा होगा। हर बिजनेस के अलग अलग जेस्टेशन पीरियड है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं एक चेक बैलेंस करने का मौका होता है। वो बैंक भी कर सकता है और उससे ज्यादा जो उसकी बैलेंस शीट को ऑडिट कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर अपने आप से क्यों बोलेगा कि हाँ मेरा धंधा खराब हो रहा है, तो उसको समय से पहले पकड़ा जा सकता है जिससे बैंक को नुकसान कम हो। लेकिन राइट ऑफ आगे भी होते रहेंगे जो पहले होते थे, लेकिन जब संख्या बहुत बड़ी हो जाती है कि बैंकों को दिक्कत होने लगी, हमने अपना सारा लोन दे दिया, अब हमारी दिक्कत आ रही, देन प्रॉब्लम होती। तो आज फॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति है कि बैंकों की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, एनपीएस बहुत कम है एज कंपेयर टू देयर लोन बुक, तो इसलिए आज वो वाली इशू उतना बड़ा नहीं है। लेकिन सर नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स है या कंट्राडिक्शन है कि जो किसानों के लिए लोन दिया जाए और उसे राइट ऑफ कर देते हैं पूरे देश भर के, वो भी किसी बड़ी कंपनी के एनपीए से ज्यादा नहीं होता, लेकिन उस पर इतना शोर करते हैं। और विजय त्रिवेदी ने 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लेनी थी, बाइक लेनी थी, उसके लिए 50,000 रुपए लोन ले लिया और 1.5 महीने 2 महीने नहीं चुकाया इंटरेस्ट, अब उठा के ले जाते बाइक। ठीक है, एक सवाल मेरा अभी तक अधूरा है कि एक बैंक की चेयरपर्सन थी, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने पूछा मैम ये मुझे समझाइए कि जब 10,000 रुपए लोन लेना होता है मुझे, तो 100 चक्कर और 1,000 पन्ने बैंक के लिए करने पड़ते हैं, और 10,000 करोड़ का लोन लेना हो तो बैंक चेयरमैन ही उनके घर चला जाता है। ये कौन सा बैंकिंग सिस्टम है? तो उन्होंने बताया क्या आपको? समझना चाहता हूँ। अच्छा, ओके, फिर आप मैच करेंगे। ओके, देखिए, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था वो भी आ जाएगा। बैंक एक बिजनेस एंटिटी है और उनका काम है लोन देना और ब्याज लेना, और अपना जो डिपॉजिट है उसका अंतर उनका प्रॉफिट है, जिसको एनआईएम कहते हैं हम लोग। बैंक के लिए आप अगर एक मोटरसाइकिल का लोन ले रहे हैं 70,000 रुपए, तो आपके जैसे हजारों लाखों लोग लोन ले रहे हैं। आप एक एंटिटी है जो 70,000 रुपए लोन ले रहे हैं, तो हम आपसे 700 पन्ने भी भरवा सकते हैं, आप उनके लिए बहुत मैटर नहीं करते, बहुत कड़वी सच्चाई है। लेकिन जो 10,000 करोड़ रुपए लोन लेने वाला है मुझसे, वो मेरा बड़ा क्लाइंट, बड़ा आसामी है। आप किसी सोने चांदी की दुकान में घुसिए और आप बोलिए कि मेरे को शादी के लिए खरीदना है, ये 9 लखा हार और ये वो, आपको तुरंत कॉफी पिलाई जाएगी। और मैं कहूँगी नहीं मुझे तो एक बस भैया छोटी सी एक अंगूठी लेनी है, एक सिक्का लेना है 5 ग्राम का, तो कहेगा थोड़ा सा बैठिए अभी देखते हैं आपका। दैट इज द क्रूड रियलिटी। और मैं फोन भी कर दूं अगर किसी ज्वेलर को कि भाई मेरे को जो ना करोड़ का सोना खरीदना है क्योंकि मेरे घर में शादी है, बंदा घर आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा।
सब सेट लेकर आ जाएगा। दिस इज बिजनेस। इसको तो आप बदल नहीं सकते। वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, जो है उसका कारण है सर। देखिए इसके पीछे, ये तो मजाक में हम लोग कहते हैं, लेकिन मजाक की सच्चाई है। ये फिलॉसफी ये है कि उनके लिए एक पोटेंशियल बड़ा बिजनेस है। आप 70,000 रुपए का लोन लेने गए तो आपसे कितना मैं कमा लूंगा, लेकिन जो 10,000 करोड़ रुपए मुझसे लोन लेने आ रहा है उससे मैं बहुत ज्यादा कमाऊंगा, मेरा मेन बिजनेस वहीं से चलेगा। लेकिन उसका ये आप पक्ष भी तो है कि जो 70,000 का लोन ले रहा है, वैसे 1 लाख लोग भी उस बैंक को नहीं डुबो सकते, लेकिन वो जो 10,000 करोड़ ले रहा है वो एक ही आदमी बैंक को डुबो देगा। हाँ, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आपके 70,000 वाले 1 लाख लोगों को मुझे डील करना है और यहाँ एक ही को डील करना है, तो कॉस्ट में फर्क आ गया ना। हर लोन की देने की एक कॉस्ट, प्रोसेसिंग फीस आप लोग देते होंगे, होम लोन लेने का तो 5-6 हजार रुपए जो भी लेता होगा, अब 5-5 हजार रुपए उसको 1 लाख लोगों से वसूलने हैं और इधर एक ही आदमी से 300 करोड़ मिलने हैं, तो मैं इधर फोकस करूंगा। इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन पॉइंट यहाँ पे है कि इसके पीछे देखिए, बड़ा बिजनेस जो दे रहा है, आप इंडस्ट्री के लिए बिजनेस लेने गए कि आप मोटरसाइकिल के लिए लेने गए, उसके नेचर में भी फर्क है। तो बैंकों को जहां दिखता है कि यार ये लंबा चलेगा मेरा बिजनेस, बढ़िया इससे कमाई होगी, तो उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। जो एक छोटी यूनिट है उसको तवज्जो मिलता है। हालांकि आजकल रिटेल लोन बुक भी काफी बड़ी हो गई है, पर्सनल लोन और ये व्हीकल लोन वाली भी बुक काफी बड़ी हो गई है धीरे धीरे, तो वो रिस्पॉन्ड करते। बल्कि अब तो बिजनेस प्रेशर देखिए, आप जो कह रहे हो सवाल का उल्टा, इतना दबाव है बैंकों के ऊपर अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए कि आप फोन करिए, होम लोन देने घर पे आएगा, एसबीआई वाला आएगा। गाड़ी का लोन लेने के लिए पीछे पीछे घूमेगा आपके, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरी नौकरी वैसे चलनी है अब, तो वो भी दबाव में है कि नहीं सर होम लोन लेना आपको तो मैं देता हूँ ना, आपको 2 घंटे में कर दूं, बस एक बार आप साइन कर दो, उसके बाद 3 दिन दौड़ाएंगे आपको, लेकिन पहले 1 घंटे में लोन देंगे। तो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो रिटेल में हो रहा है, लेकिन बैठे रहते हैं कुछ लोग तो। हाँ, बेसिक नेचर तो फर्क। आप देखिए व्हीकल डीलर क्या बैठा रहता, लोन वाला वही कह रहा हूँ, वहां पर बैठा रहता है वो खुद ही। बिल्डर क्या बैठा रहता, आप प्रोजेक्ट में जाइए तो सबसे पहले वो मिलेगा। आप एयरपोर्ट जाइए एसबीआई कार्ड बेचने के लिए या आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड वाला एकदम लॉन्च के बाहर खड़ा रहता है, हाँ, सर ये लॉन्च में फ्री में जाना है ना, तो मेरा कार्ड ले लो आप। तो ये बिजनेस की देखिए, अब वो रिटेलर की भी उतनी इज्जत कर रहा है जितनी बड़ों की करता था। तो जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ रहा है, रिटेल को भी उतना ही रिस्पेक्ट और सम्मान मिल रहा है, लेकिन एज यूजुअल बिजनेस वो बड़ा है तो उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। एक चीज आपने कहा सर अभी कि इन्वेस्टर्स के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा, तो क्या मेरे जैसे लोग ये बात समझ सकते हैं कि जब इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं रहा तो इसका मतलब इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा, और इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा तो मतलब इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। तो आप गीत गाते रहते हैं कि चौथी इकोनॉमी, तीसरी इकोनॉमी, और फिर देखिए बिल्कुल सही। इन्वेस्टर के लिए नहीं अच्छा मतलब मार्केट के लिए नहीं अच्छा, मार्केट के लिए नहीं अच्छा मतलब कंपनीज के लिए नहीं अच्छा, कंपनीज के लिए नहीं अच्छा मतलब इकोनॉमी के लिए नहीं अच्छा। एकदम सीक्वेंस सही है आपका। हम लोग कंपनियों की देखिए एक बहुत बड़ा भ्रम है विजय जी, शेयर मार्केट आपके इकोनॉमी का बैरोमीटर है। बिल्कुल। अगर शेयर मार्केट नहीं चल रहा है, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही, मतलब कंपनियां अच्छा नहीं कर रही, मतलब इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है, ये एकदम फैक्ट है। तो शेयर मार्केट को उतने खराब नजरों से लोग जो देखते नहीं देखना चाहिए उनको, बल्कि बैरोमीटर की देखना चाहिए। बैरोमीटर कि अगर वो बूम कर रहा है तो उसका मतलब ठीक चल रहा है। पिछले 1 साल में आप कंपनियों की अर्निंग देखिए, अर्निंग से ही तो मार्केट चलता है, अर्निंग अच्छी नहीं आ रही है। बड़ी कंपनियों की, छोटी कंपनियों की, किसी की भी आप अर्निंग देखिए, वो अर्निंग अच्छी नहीं आई है, इसलिए 2025 कैलेंडर ईयर में मार्केट आपका नहीं चला है। अब आते हैं कि ये पीछे और बैक एंट्री करते हैं जब हम लोग डीप डाइव में, तो मार्केट नहीं चला, इसका मतलब कंपनियों की अर्निंग नहीं आ रही है, ये बात सही है। अभी जीएसटी अभी कट हुआ, अभी लगेंगे उसको 6 महीने इंपैक्ट देखने में। इसके पीछे ये क्या, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तो इकोनॉमी हमारी 8.2% रियल ग्रोथ है और 8.7% नॉमिनल ग्रोथ है। एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों को ये समझना चाहिए कि नॉमिनल ग्रोथ इज रियल ग्रोथ मार्केट इज लुकिंग फॉर। जब जीएसटी का हम लोग गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सर्वे किया जाता है, तो वो नॉमिनल ही होता है। उसमें से डिफ्लेटर यानी इन्फ्लेशन को हटा देते तो रियल निकलता है। गणना रियल की नहीं होती, गणना नॉमिनल की होती है। नॉमिनल की हो रही है, नॉमिनल फिगर आता है, उसमें से डिफ्लेटर यानी इन्फ्लेशन हटाया तो हमको रियल मिली। अब हमको रियल मिली 8.2 और डिफ्लेटर मिला 0.5, क्योंकि वो हमने एवरेज लिया 3 महीने का। अब ये नंबर अपने आप में एक डिफरेंट तस्वीर है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं
तो आपको लगता नहीं यार महंगाई तो बहुत ज्यादा है, और हम नंबर देख रहे हैं 0.5%, ये कैसे हो सकता है? टमाटर अभी भी 80 रुपए किलो मिल रहा है, पिछले साल भी 60 रुपए किलो मिल रहा था, तो ये सस्ताई आई कहां से? उसका रीजन एक तो ये है कि पिछले एक साल से जब आप कंपैरिजन में लेते हैं तो आपको जो बास्केट है सीपीआई की वो मिस रिप्रेजेंट करती है मार्केट को, बेस ईयर आपका गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर आप कोर इन्फ्लेशन में जाए, कोर में और विजय जी सीपीआई में थोड़ा फर्क है मोटे मोटे तौर पे, कि अगर उसमें से हम एनर्जी और ये खाने पीने की चीजें हटा दें तो कोर बचता है, कोर में सर्विस आ जाती है। सर्विस आपकी महंगी है, आप ट्रेन का ट्रेवल करें, ट्रेन में अभी किराया बढ़ा दिया गया, एयर ट्रेवल देखिए आप, मेडिकल की सर्विस देखिए आप, स्कूल की फीस देखिए आप, या टैक्सी किराया देखिए आप, किसी भी प्रकार की आप सर्विस ले रहे हैं, डिस्पाइट जीएसटी कट वहां पे आपको महंगा दिख रहा है, तो वो महंगाई आपको इंपैक्ट कर रही है। अगर हम ये मान लें कि महंगाई हमारी 3-4% है और उसको मैं डिफ्लेटर की तरह यूज करूं तो हमारी जीडीपी फिर 8.2% नहीं है। तो अगर हम वो डिफ्लेटर लगा दें तो हमारी इन्फ्लेशन 6% ही बचेगी। लेकिन अगर रियल इन्फ्लेशन हम 8.2 मान रहे हैं तो फिर इन्फ्लेशन का नंबर गड़बड़ा रहा है। ये एक डाइकोटमी है और ये एक पहेली भी है। ये सुन के हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आओ या वो इससे इत्तेफाक न रखें, लेकिन इस सवाल का जवाब उनको खुद सोचना चाहिए कि डेली लाइफ में क्या इन्फ्लेशन 0.5% है क्या? अगर 3-4% है तो फिर रियल जीडीपी 6% है, ये सोचना चाहिए। तो ये एक ट्रिक सिचुएशन है, इसलिए मैंने कहा था कि इकोनॉमी की भी हालत आपकी बहुत अच्छी नहीं है। और एक और आपको बात बता दूं, जब हम लोग लंबा चार्ट देखते कि पिछले 10, 15, 20, 30 सालों में क्या हुआ है, तो इन्फ्लेशन का जो पहले दायरा बहुत बड़ा होता था, 7-8%, 9% होती थी, अब वो दायरा घट रहा है, कम हो रहा है। उसकी वजह से भी आपकी नॉमिनल जीडीपी नीचे जाएगी। तो 10 ईयर ब्रैकेट में देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी की ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ है। तो इसलिए उम्मीदें थोड़ी सी आदमी को नीचे करनी चाहिए और मार्केट की भी उम्मीदें नीचे करनी चाहिए। वैसा तूफानी रिटर्न नहीं बनेगा। रिटर्न कहां बन रहा है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम, उधर जो जिन्होंने पैसे लगाए उनके पैसे बहुत बने हैं। जी, मेटल पर आऊंगा, लेकिन एक सवाल और, जो एक एहसान आपने और किया अभी कि जीएसटी में कट किया, जिसकी आपने बहुत चर्चा की, हम सब लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो एहसान है वो आपने कंज्यूमर पे किया था या जो इंडस्ट्री आपकी चल नहीं रही थी उसको मार्केट फ्लो के लिए किया था? कंज्यूमर के पास तो जो पैसा थोड़ा बहुत बचा था उसको भी आप खींचना चाहते थे दरअसल। नहीं, इसको इसका उत्तर अपनी सुविधा के हिसाब से आप ले लीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि इंडस्ट्री मेरी नहीं चल रही थी, क्योंकि आप हाँ, उसके एक्सपर्ट समझ नहीं, पॉइंट नहीं, क्वेश्चन सही। मान लीजिए इंडस्ट्री नहीं चल रही थी या डिमांड नहीं थी, तो आपने इंडस्ट्री की मदद के लिए जीएसटी कट कर दिया। अब एक उत्तर ये है कि नहीं साहब, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही थी, महंगाई की वजह से थी, तो हमने जीएसटी कट कर दिया, उनको रिलीफ मिली। दोनों का असर एक दूसरे पे है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते। अगर जीएसटी कट इंडस्ट्री के लिए भी हुआ तो भी रिटेलर को फायदा, और रिटेलर के लिए हुआ तो इंडस्ट्री को फायदा। तो इसके दोनों जवाब तो खैर हुआ, लेकिन फोकस क्या है इसका? फोकस कंज्यूमर है सर। देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है और मैं इसका पॉलिटिकल जवाब दूंगा। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की हालत ठीक नहीं है, इसलिए आपको सस्ता करना पड़ा। इंडस्ट्री की चिंता वंता वाली बात नहीं थी, मैं नहीं मानता इसको। मैं तो ये मानता हूं कि आम आदमी की लाइफ टफ थी। इंडस्ट्री, आपके जो मार्केट, कार मार्केट था वो स्लम्प हो गया था, हमने इस पे बहुत चर्चा की, और जितने बड़े मार्केट्स हैं वो सब बंद हो गए थे एक तरह से, क्योंकि तो गरीब आदमी का क्या है, मान लीजिए मुश्किल होगी लेकिन नहीं खरीदेगा। भाई मैं कार नहीं खरीद सकता, महंगी हो गई है कार, तो कार नहीं खरीदूंगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन आपकी तो कार की इंडस्ट्री नहीं चल रही, आप कार की दुकान चला रहे हैं। नहीं, तो केवल कार ही थोड़ी है, कार नहीं, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, देखिए, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को लीजिए, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे की फैमिली है जो ठीक ठाक कमा लेते हैं 8-10 लाख रुपए महीने साल का। अगर उनकी लाइफ में हर चीज महंगी है, बच्चों की फीस, हॉस्पिटल, ट्रेवल, खाना, फिर कार खरीदने के माने तो खरीद नहीं पा रहे हैं, घर खरीदना तो नहीं खरीद पा रहे हैं, घर ठीक कराना तो महंगा, पेंट महंगा, कूलर महंगा, एसी महंगा। तो जब मैंने रेट कट किए तो एक्चुअली उनको रिलीफ दिया हमने, क्योंकि उनके हर चीज में उनको फायदा है, जो भी खरीदेंगे थोड़ा सा प्राइस उनका कम हुआ।
ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि उससे पहले उनकी लाइफ मिजरेबल थी। मैं नहीं कहता हूं कि जीवन बदल गया, एकदम रामराज्य आ गया जीएसटी कट से, अभी भी जीवन उनका वैसे ही मिजरेबल है, लेकिन बेहतर हुआ। और ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास को ध्यान में रख के किया गया, मिडिल एंड लोअर मिडिल और गरीब सबके लिए, क्योंकि ये आप नहीं करते तो आपके लिए पॉलिटिकली मुश्किल आ जाती, क्योंकि लोगों को महंगाई पिंच कर रही है। विजय जी, ये सच्चाई है। आप घर से निकलिए फिर आप देखिए महंगाई है कि नहीं है। महंगाई दिखती नहीं है, महसूस होती है। महसूस होती है दिखती नहीं, वो इनविजिबल है, लेकिन फील बहुत जोर से होती। तो उसको मेरे हिसाब से आम आदमी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी कट किए गए, इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए नहीं किए गए। इंडस्ट्री वाले फिर भी कहीं ना कहीं बेच लेते हैं माल, मजबूरी में खरीदना पड़ता आपको, लेकिन आम आदमी गुस्सा हो जाता। फिर देखो आप मुझे तो दिया ही नहीं आपने, अब उनको दे दिया उन्होंने। ठीक है, आखिरी सवाल इसी पर, बाकी बहुत लंबी हमने चर्चा की कि आपने कहा कि महंगाई दिखती नहीं है, महसूस होती है, लेकिन इस साल जो सबसे ज्यादा उछाल आया वो चीज थी दिखने वाली, सोना और चांदी। ये बट देखिए ये मतलब मुझे जीवन में पहली बार लगा कि कोई एक महंगाई जो आपको खुश कर रही है। मतलब इस महंगाई का तो स्वागत हो रहा है चारों तरफ, लोग एकदम बल्लियों उछल रहे हैं कि मेरे घर में जो है, देखो वेल्थ इफेक्ट बोलते हैं इसको हम लोग, कि आप उसको ना खर्च कर रहे हैं ना नया खरीद रहे हैं, लेकिन आप अंदर से खुश हो रहे हैं, फील गुड आ गया आपके अंदर कि महंगाई बड़ी बहुत अच्छा हुआ और महंगा हो जाए। तो सोना चांदी जितने भी कमोडिटीज थे उसमें लोगों को महंगाई से फायदा हुआ। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि महंगा होने से आदमी खुश हो रहा है। कोई अपने किसी रिश्तेदार की अपने घर की शादी में हो सकता ना खरीद पाए उतना सोना, फिर भी वो खुश है कि जो है वही महंगा हो गया। तो ये एक हुआ है। इसके पीछे के वजह कारण ये है, ये थोड़ा सीरियसली लोग समझ लें, पूरी दुनिया में जो लिक्विडिटी है जिसको हम M2 मनी कहते हैं, कि जितना पैसा सिस्टम में चल रहा है, जितना बैंकों का चल रहा है, वो इतना ज्यादा हो गया है। डेट टू जीडीपी 270%, अमेरिका में $37 ट्रिलियन का कर्जा है और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जापान में 250% का है। तो वो पैसा अब धीरे धीरे हार्ड एसेट की तरफ जा रहा है। हार्ड एसेट मतलब फिर वही सोना चांदी प्लेटिनम ये। और दूसरा डॉलर का डिबेसमेंट, कि लोगों का डॉलर पे ट्रस्ट कम हुआ जब से उन्होंने रूस का पैसा दबा लिया, तो ट्रस्ट कम हुआ, तो लोग डॉलर की बजाय गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं, सिल्वर में पैसा डाल रहे हैं और अपना रिजर्व उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी लंबी कहानी, कभी उसमें हम लोग शो भी कर सकते हैं कि वो क्यों जा रहा है उधर। जिक्र कर दिया तो इसको बात को और समझने कि आपने कहा कि डॉलर पर विश्वास कम हुआ, डिबेस हुआ, जो भी कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ तो महंगाई होता जा रहा है। ये आप मतलब आज आना आप कुछ बढ़िया का नाश्ता करके आए कि और लंबा खींचेंगे। भारत आप बात ऐसे कहते थे, मैं सोचता हूँ खत्म करें, आपने कहा नहीं है। एक और ले ली। मतलब आप बड़े देशों में, बड़ी इकोनॉमीज में एकमात्र देश है भारत जिसकी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रही है। यूरो महंगा हो रहा है, येन महंगा हो रहा है, छोटे देशों की मतलब डॉलर के अगेंस्ट बाकी करेंसियां मजबूत हो रही हैं, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है और ठीक ठाक कमजोर हो रहा है। मतलब 2-2.5% तो हर साल कमजोर होता ही है। इवन आरबीआई ने अपने स्वैप को 98 पे पेग किया है, तो मतलब यहां से आगे भी और वीकनेस हो सकती है। इसका कारण जो एक तो बहुत मल्टीपल रीजन के अलावा एक जो बड़ा रीजन वो टैरिफ आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं, प्लस आपका देखिए स्पाइरल होता है विजय जी, एक रीजन नहीं होता। आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही तो एफआईआई का पैसा निकल रहा है, आप बाहर बहुत खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, घूमने के नाम पे, आपका एक्सपोर्ट उतना हैम्पर होगा। आपका एक्सपोर्ट पिछले 10 साल में घटा है, तो उसका डॉलर आ नहीं रहा है। प्लस आपकी इकोनॉमी जब ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो यहाँ पे एफडीआई नहीं आ रहा है। तो ये मल्टीपल रीजन है आपकी करेंसी वीक होने के, और वो अभी भी ये ट्रेंड जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं है। आपके रुपया और कमजोर होगा। इस पर हम लोग बात लंबे शो में कर चुके हैं कि करेंसी विल वीकन फर्दर, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और इसको लेके इतना दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी करेंसी वीक हो जाएगी तो फायदा ही होगा ज्यादा। तो ये तो होगा। और तो उसका बेनिफिट आजकल हमारी, हाँ, अब देश की इज्जत कम नहीं हो रही आजकल हमारी, रुपया नहीं। ये तो देखिए, वो जिन्होंने कहा था कि देश की इज्जत कम हो रही है, जो अब उसको कहना कि तुम याद दिला रहे हैं, तो वो उस समय लगा था वो पॉलिटिकल है। इकोनॉमिस्ट कभी इस बात को नहीं मानता। वीक करेंसी अगर आपकी वीक हो रही, आपको पता है यूएस तो जानबूझ के अपनी करेंसी वीक कर रहा है। डॉलर लगभग 18% का इंपैक्ट आ चुका है उसमें वीकनेस का।
डॉलर तो फिर खुद और 10% गिरा है। चिंता की बात हो गई ना सर, हाँ कि मतलब डॉलर वीक कर रहे हैं तब भी हमारे लिए महंगा होता जा रहा है। एग्जैक्टली ये हमारे लिए चिंता की बात है, बिल्कुल है। तो उसमें देखिए आप, मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सा प्रॉम्प्ट, प्रिएक्टिव या प्रोएक्टिव होकर के तुरंत इस ट्रेड डील को सेटल करना चाहिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए, रिफॉर्म लाने चाहिए जिससे करेंसी डॉलर वापस आए। और डॉलर तभी वापस आएगा जब आपके यहाँ ग्रोथ होगी। देखिए बहुत मोटी बात बता दें लोगों को समझने के लिए, एफआईआई या एफडीआई तभी आता है जब आपके यहाँ बढ़िया ग्रोथ होगी। ग्रोथ अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वो नहीं आएगा, आप कुछ भी कोई कर नहीं लो, लगाएगा पैसा। कोई नहीं लगाएगा ना। वीक इकोनॉमी में पैसा कौन लगाएगा? और आपकी करेंसी वीक हो रही है और नहीं लगाऊंगा मैं। आज हमने लगाया 90 पे और जब मैं बेचने गया तो वो 98 हो गया, तो मेरे को और हाँ, नुकसान हो गया, इसलिए नहीं लगाएंगे। तो सरकार को बहुत वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। अब चॉइस नहीं है, आप वॉर फुटिंग पे काम करिए। इस बार के बजट में हम लोग सुनेंगे क्या बोल रहे हैं वो, तभी आपकी करेंसी थोड़ी स्टेबल होगी, स्ट्रांग होगी, ग्रोथ आएगी, मार्केट चलेगा और लोग खुश होंगे, नौकरियां मिलेंगी। अदरवाइज आप फिर इस वाइसेस सर्कल फंस गए। ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ, ये दिक्कत का सबब है और बना रहेगा ये अगर ठीक से काम नहीं किया तो। चलिए सर, ये बहुत अच्छा रहा, लंबी चर्चा हुई। एक तो पूरे साल भर की चर्चा करनी थी, तो और आपके पास ये लालच मुझे रहता है, मैं लालची हूँ थोड़ा सा। अब लालची अगर होना नीरज चाहिए जी सर। नहीं, सर तो नीरज ग्रीड जी एंड बैठे हैं, फियर। सोचते हैं कि कुछ कुछ निकाल लिया जाए, समझ लिया जाए। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये जो साल का आर्थिक अध्याय की जो भागवत पुराण थी, उसका ये अंतिम अध्याय हम समाप्त करते हैं। जी अब जो वो है श्री राम स्तोत्र, आखिर में जो हम करते हैं, आरती जो है हाँ भागवत पुराण के की स्टार्टअप वाली में इसको क्या कहना चाहिए, आशा की किरण। इतना आशा कुछ सुनाने के बाद तो लोग कुछ आपको उम्मीद की किरण जगाते हैं कि आप कैसे। इसमें मुझे एक चीज याद आती है, ये वो पिछली बात खत्म करने से पहले एक लाइन जरूर मैं कहूंगा कि उदय कोटक ने एक बार कहा था, उस पर हमने अपने शो में चर्चा भी की थी, हमने अलग से उस पर एक शो बनाया था कि इस देश को अब थोड़ा पैरानोइया मोड में रहना पड़ेगा, कंफर्ट जोन का वक्त नहीं है, नहीं है। वरना आपकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो उसी से हमारी आज की कहानी जुड़ी है कि जो कहानी हम लोग रोज सुनाते हैं हर बार एक आखिरी में, वो दिखाती है कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल स्तर पे, सरकार, संस्थाएं, समूह, सब थोड़ा सा अपने आप को टोस पे लेके आए, बेल्ट वेल्ट कस लें, काम करना पड़ेगा। अलग सोचेंगे तभी सर्वाइवल है, अदरवाइज तो फिर मतलब मुश्किल में फंसते ही जाएंगे आप। तो जैसा कि हम लोग अपनी कहानी में सुनाते हैं, आज हम कहानी सुनाएंगे कि जो एक सार्वभौमिक प्रॉब्लम है हर बड़े शहर, इवन छोटे शहरों की भी, अब वो है पार्किंग की। गाड़ी खरीदने के सब लोग शौकीन हैं, 2 गाड़ी हो जाए, 3 गाड़ी हो जाए, पार्किंग नहीं है। छोटे शहरों हाउसिंग में भी सोसाइटी, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, छोटे शहरों में बड़ी प्रॉब्लम। छोटे शहरों में भी, मतलब हम अपने शहर की बताएं, रायवली जैसे शहर में पार्किंग तो छोड़ो, चलना मुश्किल है, इतनी भीड़ हो गई है, चलना सड़कें उतनी चौड़ी हैं, तो आपको ट्रेवल में मुश्किल है, पार्किंग तो बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये पार्किंग की जो प्रॉब्लम है सोसाइटीज में, ऑफिसेज में, ये घनघोर समस्या है। तो एक सज्जन थे जिनका नाम है अमित लखोटिया, वो पेटीएम में वाइस प्रेसिडेंट थे, और गुड़गांव जो अपने ऑफिस जाते थे तो वो देखते थे कि यार हर आदमी पार्किंग के लिए बहुत जूझ रहा है, ऑफिस तो आ गया टाइम पे, 15 मिनट ढूंढ रहा है 15 कहाँ मिनट चक्कर लगा रहे हैं। और चक्कर लगा रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो यार एक कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है, हर ऑफिस की, हर इंसान की प्रॉब्लम, हर गाड़ी वाला ये जरूर रोता रहे यार पार्किंग नहीं। उन्होंने इसको सॉल्व करने की सोची, क्योंकि समस्या कुछ तो होता है कि आप क्रिएट करो फिर सॉल्व करो, इन्होंने कहा नहीं ये तो क्रिएटेड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने देखा कि इसका दुष्परिणाम ये था कि आपके यहाँ या सभी जगह पार्किंग माफिया हो गए हैं, वो पता नहीं कौन सी जमीन कब्जा कर लेते हैं, गाड़ी खड़ी कराते हैं, फर्जी बिल लगा देते हैं। देते हैं। ठीक है, वो पार्किंग माफिया के खिलाफ, खिलाफ ना कहें बल्कि ये कहें, उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा। तो उन्होंने एक पार्क प्लस नाम का ऐप, आपने देखा होगा, उसको उन्होंने बनाया कि हम पार्किंग को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उन्होंने B2B में ऑफिस से बात की, हाउसिंग सोसाइटीज से बात की, पब्लिक पार्किंग जहां पे थी उस सबको उन्होंने इंटीग्रेट किया। तो आप अपने घर से निकलने से पहले पार्किंग बुक कर लें। आपको अगर मान लीजिए करोल बाग जाना है, तो आपको पता होगा करोल बाग में यहाँ मुझे जाना है तो उसकी नियरेस्ट पार्किंग ये और आपकी बुक्ड है, आप वहां पे जाएंगे, करेंगे। अब ये तो सब हो गया। अब हर आदमी, हर गाड़ी वाले के पास जाके आप थोड़ी कहोगे मेरा ऐप ज्वाइन कर लो, मैं आपको पार्किंग दिलवाऊंगा। जी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, B2B बिजनेस में आए कि ऑफिसेस में संपर्क करो, बड़ी पार्किंग लॉट को इंटीग्रेट करो, ऑफिसेस में लो। अच्छा, जो पे पार्किंग है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो इंटीग्रेट हो ही गए थे।
तो इन्होंने पहले B2B किया, उसके बाद B2C भी किया, अब तो B2C में भी आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मोटिवेशन कैसे दें? तो जब भी आप इनकी सर्विस यूज करेंगे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट्स का इस्तेमाल आप अगली कार बार वॉशिंग में, अगली पार्किंग में भी कार वॉशिंग में कर सकते हैं, कार क्लीनिंग में कर सकते हैं। इस तरीके के उन्होंने इंसेंटिव्स दिए और ये ठीक ठाक उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। 50 से 60 शहरों में आराम से धंधा चल रहा है। 60 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं इनके और वाह, 130 करोड़ का टर्नओवर है। क्या बात। सो ये जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि समस्या देखो, सब भरी पड़, देश तो समस्याओं से भरा पड़ा है, आप देखो और उसका एक सॉल्यूशन ढूंढो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। तो आपने एक बढ़िया समस्या ढूंढी और और ये तो ऐसा है कि अनगिनत समय तक चलता रहेगा क्योंकि पार्किंग सुलझने वाली नहीं। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक डेटा है कि 2028 में मतलब पार्किंग के लिए क्या कहें, मतलब ऐसे फ्रेज वगैरह मार होगी कि जी, कहाँ पार्किंग करें, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही। तो ये बहुत ही गजब का बिजनेस आप बनता सीपी है। में, दिल्ली के सीपी में चले जाएं तो वहाँ मार हो जाती है कि गाड़ी आपने एक आगे लगा ली और पीछे वाला आगे आ गया, तो उसमें भी मार हो जाती है कि वहां पर पार्किंग रिजर्व है कि टोटल नंबर इतने खड़े हुए। एकदम ताजा घटना बता रहा हूँ, नोएडा के सेक्टर 101 में एक बड़ी मार्केट है ना, एक इधर साइड में एक इधर साइड, सड़क के दोनों साइड बनी है। उसमें एक बार हम लोगों ने 3 चक्कर लगाए कि कोई हटे तो हम घुस जाए, तो वो लंबी सी पट्टी थी तो उसमें घूम ही रहे थे, वो कोई हट ही नहीं रहा था। हम 3 बार घूमने के बाद थक हार के चले गए। ये स्थिति है पार्किंग की। अमित जी है ना, अमित लखोटिया। अमित लखोटिया। हाँ, तो अमित लखोटिया जी शायद उन लोगों से नहीं मिले जो हमारे कुछ मित्र हैं, वो कहते पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां लिखा हो नो पार्किंग वहां गाड़ी वही लगा खड़ी। जो पता ऐसे एक मजाक में बताऊं, ये मैंने दिमाग में ऐसी खुराफात एक दिन सोची कि जो क्लैंप लगा देते हैं ना पुलिस वाले, पीले रंग का बड़ा सा, मैं एक क्लैंप खरीद लिया जाए और जहां मर्जी वहां खड़ी करके क्लैंप लगा दो, आदमी समझेगा पुलिस वाला लगा के गया वाला तो कोई लगाएगा नहीं। और बाद में जाके खोल के चले जाओ। ये आइडिया भी अच्छा है स्टार्टअप के लिए। क्लैंप बेचो। ऐसे अफलातूनी आइडिया मेरे दिमाग में आता। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। ये साल हमने हम्म, आपके भरोसे निकाला, हम उम्मीद करते हैं कि नया साल भी सब लोगों के लिए शुभ हो, आपके लिए बहुत शुभ हो और आप देश को रास्ता दिखाते रहे, है ना। और मित्रों बहुत से बहुत फिर से शुक्रिया सर, सभी के लिए नया साल बढ़िया और अगले साल हम लोग कुछ अगली बातें करेंगे कि 2026 में क्या हाँ, क्या आपके अगले लिए हफ्ते जब बेहतर हो क्या सकता होना चाहिए अगले साल, इस पर चर्चा करेंगे। है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल रखिए और अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस सब के लिए द एंड शो देखते रहिए। वहां से आपको है ना बहुत अच्छी बातें मिलेंगी। थैंक यू सर। नमस्कार।